Stop the habit of reading books, blogs, podcasts, watching YouTube videos, and continuously reading news and digital media. My this video is in the continuation of this series. इस सीरीज में मैं बात कर रहा हूं कि क्यों जो इंटेलेक्ट होते हैं वो कॉमन सेंस लैक करते हैं, क्यों इंटेलेक्ट्स होते हैं जो डेली बेसिस पे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को डील करने में बहुत पीछे रह जाते हैं, क्यों होता है ये सब, क्यों जो इंटेलेक्ट होते हैं उनमें बेसिक जो लाइफ के लिए गार्डिंग अंडरस्टैंडिंग होती है ना वो होती ही नहीं है। तो ये जो मेरी सीरीज है, ये सीरीज में पहले मैंने डिसाइड किया था कि 5 पार्ट बनाऊंगा, बट अब इस सीरीज में मैंने 2 पार्ट को कपल करके एक बना दिया है। तो ये सीरीज मेरी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसके फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट पार्ट में मैंने ये बताया था कि वाई, जिन्हें मैं सो कॉल्ड इंटेलेक्ट बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ और किन्हें मैंने एड्रेस कर रखा है। सेकंड पार्ट में मैंने बताया था कि ये जो वर्चुअल वर्ल्ड होता है इसमें लोग, स्टूडेंट और जो बिजनेसमैन या फिर जो भी इंटेलेक्ट होते हैं वो क्यों फंस जाते हैं। अब ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में मैं ये बताने जा रहा हूं कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रीडिंग टू मच, जो इस वर्चुअल वर्ल्ड में हम चले जाते हैं उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं और इसके क्या डेंजर्स हैं और क्या इनसे प्रॉब्लम आती है हमारी रियल लाइफ में। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे। और मेरा जो 4th वीडियो होएगा इसी सीरीज का पार्ट है और उसमें हम जानेंगे सोल्यूशन ऑफ ऑल दिस, कि हम इस वर्चुअल वर्ल्ड से कैसे बच सकते हैं। जो ये अनरियल वर्ल्ड है, जो हाइपोथेटिकल वर्ल्ड है, हम इस वर्ल्ड से कैसे बच सकते हैं वो हम जानेंगे थ्रू बायोलॉजिकल फर्स्ट हैंड प्रिंसिपल के थ्रू, जो मेरे मेथड्स हैं या फिर जो ग्रेट माइंडेड लोग हैं जिन्होंने इस वर्चुअल वर्ल्ड से निजात पाने के लिए जो मेथड्स डेवलप किए हैं, उन मेथड्स के बारे में हम जानेंगे 4th वीडियो में। और ये मेरी 3rd वीडियो है जो हमें बताएगी कि डेंजर्स एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ रीडिंग टू मच, और इस वर्चुअल वर्ल्ड में हम क्यों खो जाते हैं, उस खो जाने के जो कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं हम उन कॉन्सिक्वेंसेज को डील करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं बताना चाहता हूं कि जो डार्क साइड है ऑफ रीडिंग टू मच, जिसे कोई भी आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा, हर जगह जाओगे वहां यही बताएंगे, गो एंड रीड बुक्स, गो एंड रीड बुक्स, गो एंड डू हार्ड वर्क, दिन रात लगा दो, कमरे में बंद हो जाओ और बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि इसके क्या क्या डेंजर्स हैं। फर्स्ट एक डेंजर तो इसका ये है कि जो लोग होते हैं, जो इंटेलेक्ट, सो कॉल्ड इंटेलेक्ट होते हैं, वो इस दुनिया में वर्चुअल वर्ल्ड में खो जाते हैं। उनके ना नॉलेज गेन करने की एक पूरी लत सी लग जाती है, जिसमें वो इन बुक्स को पढ़ने के एक लिए बहुत ही पैशनेट हो जाते हैं और उनके दिमाग में ना क्या बोलते हैं, डोपामाइन हमेशा सर्कुलेट होता रहता है बहुत ही लार्जर अमाउंट में, और वो ऐसे हो जाएंगे कि खो जाएंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि उनके ओपिनियंस बन जाते हैं हर बात को लेके। आप कोई भी बात उनसे करोगे, दे आर लाइक कि तुम्हें पता है ये होता है, तुम्हें पता है वो होता है, तो उनके ना एक प्रिजुडाइजेस बन जाते हैं। अब ये प्रिजुडाइजेस ऐसे होते हैं कि तुम किस चीज को जान रहे हो, उस चीज को जानने से पहले ही तुम्हें बहुत सारे लोगों की बातें, ओपिनियन तुम्हारे माइंड में सर्कुलेट हो रहे होंगे। तो इससे क्या होता है कि तुम अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग या जो तुम्हारा सेल्फ का परसेप्शन है या फिर तुम्हारा जो भी एक्सपीरियंस है, तुम उसे दबा दोगे अपने अंदर और तुम उसे कभी भी बता नहीं पाओगे, उभर के बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि तुम ना लोगों के ओपिनियन को इधर उधर बताते रहोगे या फिर लोगों के ओपिनियन को डिस्कस करते रहोगे। अब एक और इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि फिजिकल टायर्डनेस आ जाएगी, फिजिकल टायर्डनेस। और क्योंकि क्या होता है ना, जो लोग बहुत पढ़ते हैं उनमें क्या होता है कि वो एक तरफ से देखा जाए रात के 2-2 3-3 बजे तक सोते ही नहीं है, मतलब कि क्योंकि उन्हें बुक खत्म करनी होती है ना, कोई चैप्टर लगाना होता है, कुछ कॉन्सेप्ट समझना होता है, तो वो क्या करते हैं उसी दुनिया में खो जाते हैं और फिर वो अपनी ना नींद को किल करने की कोशिश करते हैं कि चलो भाई 2 घंटे यहाँ कम सोएंगे, ये कर लेते हैं। या जो आईआईटियंस और एनआईटियंस होते हैं ना, जो सो कॉल्ड इंटेलिजेंट या फिर वो बोलते हैं इंजीनियर्स होते हैं, वो ना अब बात भी नहीं लेते हैं प्रॉपरली, वो बहुत दिनों तक यार नहाएंगे ही नहीं, मतलब कि उन्हें ना मतलब नंबर्स लाने की, ग्रेड्स लाने की या फिर बहुत सारी एक्टिविटीज में खो जाने की आदत होती है, जिससे वो अपनी सेल्फ केयर ही भूल जाते हैं। यार मैं उन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बुक्स कंप्लीट करने में लग जाएंगे, अपनी सारी एसेंशियल जो चीजें होती है ना सेल्फ केयर को लेके, या फिर कैसे ड्रेसअप होते हैं, या फिर बहुत सारी चीजें होती है, उन सब चीजों को नेग्लेक्ट करके सिर्फ पढ़ने में लग जाएंगे, जिससे क्या होगा वो सुबह भी थके हारे ही उठते हैं और वो ना अपने एक दिन को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते हैं।
उनकी बॉडी का पोस्चर खराब हो जाता है, फैट हो जाते हैं, दे स्टार्ट लुकिंग अगली। देखा होगा तुमने, राइटर्स वगैरह होते हैं, मतलब मैं ऐसे बोल नहीं रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे ही होते हैं, जो राइटर्स होते हैं या फिर जो इंटेलेक्ट होते हैं वो मैक्सिमम दे लुक लाइक नॉन ऑर्गेनाइज्ड पीपल। इससे एक और प्रॉब्लम आती है कि वो ना अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट टास्क को ही भूल जाते हैं, जैसे कि लोगों के साथ आउटिंग पे जाना है, किसी पार्टी में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, किसी मैरिज में जाना है, वो इन सब चीजों को इग्नोर करने लगते हैं या फिर इनमें इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते, अपना इंटरेस्ट लूज करने लगते हैं। जिससे क्या होता है कि वो फैमिली में ना एक तरफ से इरिटेटेड पर्सन की तरह बन जाते हैं और उन्हें ना सब कुछ, वो भी इस लोगों को इग्नोर करते हैं, इन दी एंड लोग भी उन्हें इग्नोर करने लगते हैं। फिर वो ना एक लोनलीनेस या सॉलिट्यूड वाली पोजीशन में आ जाते हैं, जहां पे उन्हें लगता है कि यार और किसी चीज में कुछ भी नहीं है, वर्चुअल वर्ल्ड में ही सब कुछ है। अब ये जो बुक वॉर्म टाइप लोग होते हैं ना, ये सोशल स्किल्स बिल्कुल भूल चुके होते हैं, उनमें कोई सोशल स्किल्स नहीं होती या फिर वो डेवलप ही नहीं कर पाते हैं। जिससे क्या होता है, उनका एक पर्सनल जो ग्रोथ होता है ना, इंटेलेक्ट ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं, जो ओवरऑल पर्सनल ग्रोथ होता है वो स्टैग्नेंट हो जाता है, वो बिल्कुल रुक जाता है। और क्या होता है कि वो ना बुक्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कंपेयर टू रियल लाइफ थिंग्स, या फिर रियल लाइफ उनके फ्रेंड सर्कल्स होते हैं, कलीग होते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो ना जब भी फ्रेंड सर्कल में निकलते हैं तो वो एक तरीके से बुली होते हैं, वो ना हंसी के पात्र बन जाते हैं, या फिर लोग उन्हें ना उनकी बुक्स के लिए बुली करना स्टार्ट कर देते हैं, जो बहुत ही पथेटिक चीज है। और क्या होता है कि वो ना मतलब कि बुक्स का उनपे ओवरलोड होता है हमेशा, देखा जाए तो उन्हें ऐसा लगता है लाइफ में कि आज ये बुक कंप्लीट करनी है, आज ये चैप्टर लगाना है, कल को ये चैप्टर लगाना है, परसों ये चैप्टर लगाना है, बस वो इसी दुनिया में खोए रहते हैं। उन्हें जो आसपास जो भी हो रहा है, सराउंडिंग में हो रहा है, उन्हें ना तो उस चीज का पता चलता है और ना ही वो उस चीज में इंटरेस्ट भी लेते हैं। और छोटे छोटे ड्रॉबैक्स भी है, जैसे कि उनकी जो घर होएगी ना, उनकी दीवारें होंगी वो बुक शेल्फ से भरी होंगी, बुक्स 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 बुक्स। और उनके घर में ना मतलब उनके जो रूम होएगा वहां पे और चीजें रखने के लिए जगह ही नहीं होगी, क्योंकि सारी जगह तो बुक्स भरी होगी। और ना एक तरफ से देखा जाए कि जो उनके जो पॉकेट मनी होती है, जो स्टूडेंट होते हैं, या फिर जो और भी हार्ड अर्न मनी होती है, किसी भी तरीके से कोई भी लोग कैसे भी कमाते हैं, तो वो भी क्या करते हैं उस केसेस में, अपने सारे पैसे, जाओ भाई अमेजोन पे ये बुक खरीद लो, जाओ भाई यहाँ से ये बुक खरीद लो, तो उनके मोस्ट ऑफ दी पैसे जो होते हैं ना वो बुक्स में ही चले जाते हैं। इनका एग्जांपल मैं देता हूँ, आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो स्पेशली इंडिया में क्या होता है, जिनके पास ना इंग्लिश लर्न करने के लिए बहुत सारी बुक्स होती हैं, वोकेबलरी की अलग बुक्स होंगी, स्पोकन इंग्लिश की अलग बुक्स होंगी, और भी बहुत सारी बुक्स होंगी, ठीक है। एक वो रेड सी बुक होती है इतनी मोटी, उसमें भी बहुत सारे, नॉर्मल लुइस की होती है, उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, पर आप देखोगे ना उनकी जो प्रोनाउंसिएशन स्किल्स होती है, या फिर जो रियल लाइफ में उन्हें कैसे इंग्लिश को यूज करना है और कैसे उन वर्ड्स को कलेक्टिवली यूज करना है, वो हमेशा लैक कर रहे होते हैं। मीन्स कि उन्हें स्पोकन इंग्लिश तो कभी आती नहीं, मे बी उनकी रिटर्न इंग्लिश सही हो जाए बहुत हार्ड वर्क करने के बाद, बट क्या होता है कि वो उन चीजों को रियल लाइफ एप्लीकेशन ना तो वो देख पाते हैं, क्योंकि रियल लाइफ जो लोग बोलते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं, वो जो इस वर्चुअल लाइफ में कम्युनिकेट करते हैं ना, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। और जो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं ना लोग, इनको बोलते हैं, इस टर्म को ना एक तरीके से बोला जाता है कि ऐसे समझना कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक दिन में हमने गैदर कर लिया, तो इसे बोलते हैं इंफॉर्मेशनल ओवरलोड। इस केस में क्या होता है ना कि हमारी जो हर चीज की एक कैपेसिटी होती है, देखो भाई मोबाइल होता है, लैपटॉप होता है, उसकी भी एक प्री डिटरमाइंड कैपेसिटी होती है, और जिस तरीके से हम एक अपना पूरा दिन निकालते हैं, गुजारते हैं, हमें एक पूरे दिन में एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एनर्जी मिलती है जो हमें खाने से आती है, ठीक है। अब वो सेट ऑफ एनर्जी हम सारी की सारी इन बुक्स में लिखी कॉम्प्लेक्स चीजों में ही हम अपनी वेस्ट कर देते हैं। मैं तो वेस्ट ही बोलूंगा, तुमने जो बोलना है, तुमने इन्वेस्ट बोलना है, या फिर तुमने जो भी बोलना है तुम बोल सकते हो, मैं तो वेस्ट ही बोलूंगा। तो अपनी सारी एनर्जी तो उसी में लगा देंगे, बचेगा क्या। अब ये कंडीशन होती है इंफॉर्मेशनल ओवरलोड की। अब यहाँ पे क्या होता है कि इन लोगों के पास ना इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाती है और इतनी ज्यादा इनकी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है कि और चीजों में, या फिर और किसी डिस्कशन में, या फिर रियल लाइफ डिस्कशन में, या फिर और जगह पे ये उस चीज एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके पास एनर्जी अब बची नहीं ना, या फिर उतने पैशनेट तरीके से नहीं जाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह तो इन्होंने 5 बजे उठ के बुक्स पढ़ लेनी है, 6 बजे उठ के बुक्स पढ़ लेनी है, तो बचेगा क्या, एनर्जी कहाँ बचेगी, एनर्जी ड्रेन तो सारा वही हो जा रहा है। अब ये इंफॉर्मेशनल ओवरलोड का भी एक और ड्रॉबैक होता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो क्या होता है कि इन्होंने एक सेट ऑफ टारगेट बना रखा होता है कि आज 100 पेजेस पढ़ने हैं, या फिर आज एक बुक कंप्लीट करनी है। तो क्या होता है, जब इंफॉर्मेशनल ओवरलोड हो रहा होता है, इनका माइंड फटने वाला हो जाता है कि हेडेक आ रहा है, तब भी ये जानबूझ के और पढ़ेंगे कि हाँ 2-3 घंटे और पढ़ लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो उस लास्ट के 2-3 घंटे इन्होंने पढ़ा होता है ना,
उस टाइम पे उनकी ब्रेन की जो मेमोरी पावर होती है वो बिल्कुल ही मतलब कंज्यूम करने की कैपेसिटी बिल्कुल ही कम हो गई होती है, समझने की अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी कम हो गई होती है, लेकिन ये पढ़ लेते हैं चैप्टर। तो पढ़ने से क्या होता है, उस लास्ट के 2-3 आवर में जो भी पढ़ा होता है ना, वो बिल्कुल इनके ना तो पल्ले पड़ता है, समझ नहीं आता है, या फिर वो ऐसी जगह माइंड में चला जाता है जो कभी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो फुल्ली फोकस्ड होके चीज पढ़ी जाती है ना, वही पढ़ सकते हैं। और आपको भी पता है कि कोई भी बंदा 10 to 12 आवर या फिर 16 आवर तक फुल्ली फोकस्ड नहीं रह सकता। फुल्ली फोकस्ड वो कुछ सेलेक्टेड आवर्स में रहेगा, उसी इतना ही हमें पढ़ना चाहिए यार। ये नहीं कि 24 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 16 घंटे पढ़ रहे हैं। दैट इज अ वेरी टेरिबल हैबिट। अभी इसका जो रीडिंग का एक बेटर मेथड मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि ऐसा होना चाहिए कि अगर आपने इतना पढ़ा है ना, तो उस इतने पढ़े को इतनी जगह, इतनी बड़ी जगह में रियल लाइफ में यूज करो। ना कि आप क्या करते हो कि इतना पढ़ लेते हो और इतना सा भी यूज नहीं करते हो। दैट इज अ वेरी बैड हैबिट। अब इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो, तो इससे क्या होता है ना कि आप माइंड में हमेशा कॉम्प्लेक्स चीजें चला रहे होते हो और आपकी डिसीजन लेने की कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि ना आपके माइंड में सेट ऑफ ओपिनियंस घूम रहे होते हैं। एक मशहूर फिलोसोफर था सेनेका। अब सेनेका ने क्या कहा था, उसने कहा था कि जो मेरे कलीग्स वगैरह है ना, वो क्या कर रहे हैं, वो अपने पैसे वेस्ट करी जा रहे हैं, बुक्स खरीदी जा रहे हैं या फिर बुक्स परचेज कर रहे हैं और बहुत सारी बुक्स पढ़ रहे हैं। और जो उसे लगता था सेनेका को कि दैट इज वेरी बैड, क्योंकि उन्हें सिर्फ कुछ ही बुक लेस अमाउंट में पढ़नी चाहिए और उनको डीपली पढ़ना चाहिए, और मे बी जरूरत पड़े तो उन्हें रेपिटेटिवली पढ़ना चाहिए, बट बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए। दैट वाज द वर्ड ऑफ सेनेका। इसी चीज को ना, जो सो मच इंफॉर्मेशन गैदर करने को, इससे बोलते हैं इंफॉर्मेशनल फैटीग सिंड्रोम। ये सिंड्रोम क्या होता है कि जो हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं ना, यही हमें रियल लाइफ डिसीजन लेने में बहुत सारा डिस्ट्रैक्ट करती है, बहुत ज्यादा हमें कंफ्यूज करती है। क्या होता है कि कुछ चीजों पे ना नॉर्मल लोग जो होते हैं, जो कि नॉन इंटेलेक्ट होते हैं, वो डिसीजन भी ले लेते हैं और वो प्रोसेस भी कर देते हैं और रिजल्ट भी ले आते हैं। लेकिन ये जो इंटेलेक्ट होते हैं ना, ये बहुत सारा टाइम तो प्लान बनाने में लगा देते हैं, बहुत सारा टाइम तो प्रॉब्लम को समझने में लगा देते हैं। दैट इज गुड, आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट दैट। बट कई बार ना लाइफ में क्या होता है कि कुछ जगह पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, बट ये वहां पे भी ज्यादा दिमाग घुसा देंगे। कई जगह पे सोल्यूशन सिंपल होता है और छोटा सा थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिए, दैट इज गुड। पर ये क्या करेंगे, उसके 10,000 ऑफ परसेप्शन बना लेंगे, 10,000 ऑफ क्या बोलते हैं, नए नए परस्पेक्टिव ढूंढने लगेंगे और लग जाएंगे करने में, जबकि जो रिजल्ट होता है मैक्सिमम टाइम पे इतना फ्रूटफुल नहीं होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन का एक कोट है इसी चीज के ऊपर कि एनी मैन हु रीड lots of book and too much books uses his own mind too little comes या फिर fall into the category of लेजी थिंकिंग। ये अल्बर्ट आइंस्टीन का कोट है। तो क्या होता है ना कि जब आप ज्यादा पढ़ लेते हो, मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है, मेरा तुमसे ही क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, क्या तुम जो पढ़ते हो उसे दोबारा से रिपीट करते हो? जैसे 1 घंटा पढ़ा है, क्या उसे आधा घंटा या 15 मिनट रिपीट करते हो कि मैंने क्या पढ़ा? बुक बंद करके एक बार सोचते हो कि अभी मैंने ये जो चीज पढ़ी थी क्या पढ़ी? उस आइडिया को या फिर उस कॉन्सेप्ट को किसी पिछले आइडिया से कनेक्ट कर पाते हो? करते हो क्या? या फिर उस आइडिया को, जो भी अभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी चीज पढ़ते हैं, क्या उसे तुम लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे सोचते हो कि यार इसका रियल लाइफ में क्या यूज हो सकता है, इंप्लीमेंटेशन हो सकती है, चलो इसका रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन देखता हूं तो मुझे और अच्छे से समझ आएगा? क्या तुम करते हो? नहीं करते हो, क्योंकि जो प्रेशियस बुक्स होती है ना, वो टाइम लेती हैं। वो पढ़ने का ही टाइम नहीं लेती हैं, वो समझने का भी टाइम लेती हैं। तुम्हें समझने पे भी उतना ही टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना, लोग चैप्टर पढ़ते हैं आगे, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, या फिर फर्स्ट बुक, सेकंड बुक, दे नेवर रीथिंक ऑन व्हाट दे हैव रेड। इससे एक और बड़ी हैबिट बन जाती है, उसे बोलते हैं इनकैपेबिलिटी ऑफ टेकिंग एक्शन। तो क्या होते हैं, वो इन एक्शन की स्टेट में चले जाते हैं लोग यार, जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। वो ना सिर्फ अपने माइंड को ही या चीजों को कंसेप्शुअलाइज करने में या फिर रैशनलाइज करने में ही सारा टाइम लगा देते हैं और वो एक्शन नहीं लेते हैं। अपनी रियल लाइफ में भी हो सकता है या फिर बुक में ही भी बोल रहा हूँ कि जो अपना जो होता है ना, अपना एंगेजिंग चीज नहीं दे पाते हैं। उनका उनका मतलब है कि एंगेजमेंट का मतलब है बस बुक खोल के या फिर ऑनलाइन लैपटॉप खोल के बैठ जाओ, दैट्स इट। इट मींस दे थिंक दैट दे आर एंगेजिंग विद द बुक्स। नहीं, वो उन्हें रियल लाइफ में कभी यूज ही नहीं कर पाते। तो क्या होता है, वो एंगेज थोड़ी ना कर रहे हैं जो भी उन्होंने आइडियाज या फिर जो उन्होंने इंफॉर्मेशन गैदर किया है। दे आर नॉट एंगेजिंग, दे आर जस्ट रट्टा लगाना या फिर चीजों को बस हल्का सा समझा ऊपर से, या फिर डीपली भी समझते हैं बट वो इस माइंड में ही समझते हैं, उसका यूज तो कर ही नहीं पाते कहीं इंफॉर्मेशन का। फ्रांसिस बेकन का इस पे एक कोट है, वो बोलता है कि सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड एंड सम बुक्स आर टू बी swallowed।
few to be chewed and digested. Some books should be read in parts, others to be read but not curiously, and few to be read with attention and diligence and wholly repetitively. अब इसके और साइड इफेक्ट समझ लो कि बहुत सारा टाइम तो तुम्हें यही डिसाइड करने में लग जाता है कि कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी बुक पढ़नी है, किस ऑथर की पढ़नी है। और यहाँ पे भी देखोगे तो तुम बुक अगर पता भी लग जाए तो तुम्हें पता लगेगा कि किसका ट्रांसलेशन वर्जन पढ़ना है, हिंदी में पढ़नी है, इंग्लिश में पढ़नी है, जर्मन में पढ़नी है, कौन सी लैंग्वेज में पढ़नी है, किस ऑथर में पढ़नी है, कौन सा वर्जन पढ़ना है, यही सब डिसाइड करने में लग जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि बुक को कैटेगराइज करने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा कि अच्छा फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, कोडिंग की है, सी की है, सी प्लस प्लस की, कैटेगराइज करने में लग जाएगा। डिफरेंट ऑथर्स कैटेगराइजेशन में कितना टाइम जा रहा है देखो, और टाइम लग जाएगा उन्हें बुक्स को स्टोर करने में, कहाँ पे कौन सी बुक रखनी है, उनके कैटलॉग बनाने में लग जाएगा, फाइल अप करने में लग जाता है, नोट्स बनाते हैं, नोट्स को फाइल अप करने में लग जाता है। फिर उन्हीं सारी बुक्स को आप कहीं पे शिफ्ट हो रहे हो तो वहां जाएंगे, फिर कोई सी बुक रह जाएगी, कौन सी नहीं रह जाएगी, माइंड में वैसे चलता रहता है, ओ माय गॉड वो वाली बुक तो रहेगी। अब एक और बात करता हूँ कि इन्हीं बुक्स को, जो भी मोटिवेशनल बुक्स होती हैं या फिर जो सब्जेक्टिव बुक्स होती हैं, बहुत सारी बुक्स होती हैं, या फिर जो किसी बड़े बड़े गुरुज की बुक होती है, संत्स की बुक होती है, या फिर जो भी रिलीजियस बुक्स होती हैं, उनके ड्रॉबैक समझना। अगर आप इन बुक्स को रियल लाइफ में यूज करोगे तो देखना क्या गड़बड़ी होती है। पहली बात तो ये, आप इन बुक्स को रियल लाइफ में फॉर द सेक ऑफ ट्रूथ या फिर ट्रूथ और रियलिटी को गेन करने के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। अब क्या होता है कि जो बुक्स में लिखा होता है, इनको तुम्हें वेरीफाई भी तो करना है कि भाई इन्होंने क्या बोला है, या तुम ऐसे ही मान लोगे। अगर ऐसे मान लोगे तो सबसे बड़े ब्रेन वॉश्ड पीपल यू आर, क्योंकि भाई जो इन्होंने, इनके जो वर्ड्स हैं, सो कॉल्ड कोट्स हैं, या फिर जो भी इनकी सो कॉल्ड वर्ड्स ऑफ विजडम है, इन्हें तुम जब तक वेरीफाई नहीं करोगे ना, तब तक तुम एक नंबर के बुद्धू हो। तो पहले इन सब की बातों को वेरीफाई करो, अपनी लाइफ में यूज करो। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में लगता है कि भाई तुम इनकी बातें और तुम्हारी रियल लाइफ जो भी तुम डील कर रहे हो, सिचुएशन में डील कर रहे हो, अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ना, तो भाई साहब बंद कर दो इन गुरुओं को पढ़ना, समझ रहे हो, इन सेल्फ हेल्प गुरु को या फिर मोटिवेशनल बुक्स को। क्योंकि अगर वो तुम्हारी रियल लाइफ में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मत पढ़ो। उसके बाद क्या होता है कि हर एक जो बुक होती है ना, वो एक बुक ना तुम्हें एक मेमोरी दे जाएगी या फिर कॉन्शियसनेस दे जाएगी, ठीक है। अब वो कॉन्शियसनेस को जैसे तुम रियल लाइफ में डील करोगे, तो क्या होगा कि वो जो कॉन्शियसनेस है, जो मेमोरी है, वो किसी और के द्वारा दी गई है ना तुम्हें, वो तुम्हारी खुद की तो है नहीं। और जैसे ही तुम उस मेमोरी को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वो मेमोरी किस बात की। और तीसरी बात तो ये आती है कि यार ये ना, अगर आप किसी बुक को पढ़ रहे हो, किसी ऑथर को पढ़ रहे हो, दैट ऑथर इज अ थर्ड मैन और अ मिडल मैन बिटवीन यू एंड द ट्रुथ। तो मिडल मैन है, किसी की भी बात ले रहे हो, किसी गुरु की ले रहे हो, तो वो क्या कर रहा है, आप उस बुक को नहीं पढ़ रहे हो, आप उस मिडिल मैन को फॉलो कर रहे हो, जो जो वो बता रहा है। इससे क्या होता है, आप उसके एक ब्लाइंड फॉलोवर बन जाओगे, आप उसे कभी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे और उसके कॉन्सेप्ट्स को आप वैलिडेट नहीं कर पाओगे। तो आप क्या कर रहे हो, ट्रुथ को फॉलो नहीं कर रहे हो, यू आर फॉलोइंग दैट मिडिल मैन, और उन्हें आप अपनी लाइफ में वैलिडेट भी नहीं कर पा रहे हो। जो ट्रुथ होता है ना, वो एक्सपीरियंस से, रियलिटी से, तुम्हारे ओन परसेप्शन से सीख किया जाता है, ना कि किसी और की बातों में, किसी मिडिल मैन में आके। तो आप क्या कर रहे हो, मिडिल मैन को ही फॉलो कर रहे हो, ट्रुथ को आप फॉलो ही नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो। कुछ कुछ फिलोसफर्स ने तो ये कहा है कि जो बुक्स होती है ना, वो सबसे फैटल चीज होती है इन मैनकाइंड। और किसी फिलोसफर ने तो ये भी कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप या फिर सिन जो होता है ना, वो तब हुआ था जब दुनिया में प्रिंटिंग प्रेस बनी थी, क्योंकि उन्हीं ने सारी बुक्स का इन्वेंशन की है। कुछ लोगों के साथ तो ये प्रॉब्लम होती है कि वो ना बुक्स के इस भार में अपने आप को बरीड कर लेते हैं। उन्हें क्या है कि उन्हें कुछ नहीं करना है, वो बस इस चीज में होते हैं कि यार बस ये बुक खत्म हो जाए, बस ये बुक खत्म हो जाए तब मैं खेलने जाऊंगा, बस ये बुक खत्म हो जाए तब मैं मूवी देखने जाऊंगा, बस ये बुक खत्म हो जाए तब मैं बाहर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने जाऊंगा, पार्टी करने जाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं जाऊंगा। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो सोल होती है ना, कई बार सच में दोस्तों के साथ या कहीं घूमना चाहती है या फिर कुछ एंजॉय करना चाहती है, या फिर कई बार ऐसी होता है कि आपको अच्छी चीज खानी है, पर आप क्या कर रहे हो कि आपने बाहर जाना ही नहीं है, घूमना ही नहीं है। तो क्या आएगा, आपकी सोल तो रहेगी उस रेस्टोरेंट में या फिर उस हिल स्टेशन पे या फिर गोवा में, कहीं और ही घूम रही होगी पढ़ते टाइम, लेकिन आप क्या होगे, आप बुक्स के सामने बैठे होगे। तो इससे क्या होता है, आप कंसंट्रेट ही नहीं कर पाओगे जो आप पढ़ रहे हो। इसलिए थोड़ा सा फन जरूरी है यार। तो ये ऐसे समझ लो कि इन सब बुक्स को पढ़ना ना एक बहुत बड़े ट्रैप में फंसने की बराबर ही है, क्योंकि ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है, ये जो बुक्स का वर्ल्ड है ना, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। क्योंकि कुछ लोगों ने बेट बना रखा है, जो बुक इंडस्ट्री है ना,
वो आपको बार बार नोटिफिकेशन रिकमेंडेशन आपके मोबाइल पे आपके फोन पे भेजी जाते हैं कि दिस इज द बेस्ट बुक, दिस इज द बेस्ट बुक। जितने भी मैक्सिमम ये जो रिव्यूज होते हैं ना बुक्स के, बेस्ट सेलर और एक्स वाई जेड, ये फेक होते हैं। बहुत से केसेस में क्या होता है, लोगों को या फिर बड़े बड़े सेलिब्रिटी को या फिर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देके ना इन बुक्स का प्रमोशन किया जाता है कि उन्होंने भी पढ़ रखा। तुम्हें लग रहा है बड़े बड़े जो भी रिच लोग हैं या फिर सक्सेसफुल लोग हैं इनके पास इतना टाइम होता है कि पढ़ते हैं? लेकिन नहीं, ये कैंपेन चलाएंगे, दिस बुक इज रिकमेंडेड बाय बिल गेट्स, दिस बुक इज रिकमेंडेड बाय वॉरेन बफेट, दिस बुक इज रिकमेंडेड बाय इलोन मस्क, या फिर और भी बड़े बड़े लोगों की। समझ रहे हो कि कितना बड़ा ट्रैप होता है? क्योंकि इन्होंने बार बार आपको ऐसी नोटिफिकेशन देनी है और बार बार, क्योंकि इनका भाई बहुत ही बड़ा कट बन रहा है हर एक बंदे का। जो भी आपको बड़ी एक बड़े जो भी होता है ना, पब्लिशर से लेके एक छोटा बंदा तक आपको जो लिंक भी भेजता है ना, उसमें भी उस बंदे का कट होता है बुक्स के रिकमेंडेशन के थ्रू या फिर इस बुक इंडस्ट्री के थ्रू। तो बच के रहना भाई स्ट्रैप्स। जो एजुकेशन होती है ना वो एक तरीके से फन होना चाहिए ना, यू आर एक्सप्लोरिंग समथिंग एंड यू आर एंजॉइंग समथिंग। ऐसा नहीं है आज की डेट में, तो एटलीस्ट नहीं है, स्पेशली इंडिया में तो ऐसा नहीं है। बुक्स रीड करना एक हैबिट बन गई है, या फिर बहुत सारे लोगों के लिए तो बुक्स है ना एक पैसा कमाने का तरीका बन गया है। उनके लिए ना नॉलेज गेन करना इज नॉट इक्वल टू, मतलब कि उनके लिए ना बुक्स पढ़ना या फिर नॉलेज गेन करना इज नॉट इक्वल टू हैविंग अ गुड इंटेलेक्ट। उनके लिए नॉलेज गेन करना है, बुक्स पढ़ना इज इक्वल टू मेक और गेन मोर मनी, दैट्स इट। तो उसके लिए क्या करते हैं कि वो बुक्स को पढ़ते नहीं है, वो क्या करेंगे, बुक्स की समरी परचेज कर लेते हैं या फिर बुक्स के शॉर्ट नोट्स कहीं से ले लेंगे, गाइड पे डिपेंडेंट होते हैं या फिर किसी बड़े बड़े ऑथर या फिर कुछ होते हैं ना सर्स जो होते हैं कोचिंग सेंटर्स में होते हैं, उनके नोट्स उठाएंगे और उनके नोट्स को ही रट्टा मारना स्टार्ट कर देंगे। तो इससे क्या होता है कि जो ये बुक जो कि एक फन का वे होना चाहिए इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, वो एक उनके लिए ना वर्क बन जाता है। अब ऐसे समझ लो इसका एक बिगर कॉन्सिक्वेंसेज यही है कि जो लैंग्वेज है ना वो आपको क्रेजी बना देंगे। 24 घंटे आपके माइंड में, जो मंकी माइंड होता है या बार्किंग डॉग बोलते हैं इसे, चैटरिंग माइंड, ये बजता रहेगा हमेशा। ये कर, ये कर, ये कर, वो कर, वो कर, वो कर, दिस इज दिस, दिस इज दैट, ओ अच्छा ये ऐसा होता है, वो ऐसा होता है। 24 घंटे जो जैसे म्यूजिक होता है ना मूवी का, जैसे मूवी खत्म होने के बाद भी वो म्यूजिक दिमाग में घूमता रहता है, वैसे ये बुक्स खत्म होने के बाद भी ना दिमाग में गूंजती रहेगी और आपके ना दिमाग की एनर्जी को कंज्यूम करती रहेंगी। जैसे मोबाइल में बैकग्राउंड एप्स होती है ना, चलती रहती है और बैटरी को ड्रेन करती रहती है, उसी तरीके से बुक्स भी वैसे ही काम करती है और आपकी मेमोरी को ना ड्रेन करती रहती है और आपकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग को खाती रहती है। अब देखना कि ये कैसे इंडिपेंडेंट थिंकिंग को खाती है, इसके पीछे ना एक बहुत बड़ी कॉग्निटिव साइंस है। साइंस क्या है? वो कॉग्निटिव साइंस ये है कि प्रिजुडाइजेस आ जाते हैं। जैसे ही आप किसी सिचुएशन में आते हो ना, तो हमारा माइंड जो होता है लेफ्ट हेमिस्फेयर स्पेसिफिकली, जो कि प्रॉब्लम सोल्वर होता है या फिर जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को एकदम सिंपल सोल्यूशन वे उनका रिजल्ट निकाल के देता है आपको, वो क्या करता है ना, वो जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है ना उसको पास्ट नॉलेज के पास लेके जाता है और कंपेयर करने की कोशिश करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है ना, आप उस पुरानी प्रॉब्लम से ही रिलेट करके उस चीज को सोल्व आउट करने की कोशिश करते रहते हो। इस पे ना बहुत सारी एआई भी बनी हुई है या फिर गैम्बलिंग की गेम्स भी इसी थिंकिंग को ना, कॉग्निटिव थिंकिंग पे बेस्ड होके आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश भी करती हैं। इसे आप समझना एक बहुत बड़ी ट्रिक है या फिर बहुत बड़ा हमारे माइंड का ड्रॉबैक है। तो इससे क्या होता है कि हम जैसी पुरानी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उस नई सिचुएशन को हम डील करते हैं ना, उसी तरीके से हम अपनी एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग खो देते हैं, हम एक नोवेल्टी खो देते हैं, हम हमारी क्रिएटिविटी खो देते हैं, जिसके कारण हम फंस जाते हैं कि भाई हम इसे कैसे सॉर्ट आउट करें। क्या हम नए आइडिया से सॉर्ट आउट करें, क्या मैं अपनी खुद की सोचूं या उस ऑथर की सोचूं या किसी और ने मुझे जो ओपिनियन दिया था इस सिचुएशन में कि ऐसे डील करना है, ऐसे डील करना है, मैं उसकी सोचूं। यू आर सो मच कंफ्यूज्ड मैन। अभी क्या है ना, आपको देखना पड़ेगा कि आप जैसे ही कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते तो आप देखोगे यार बहुत सारे लोग ना सेम उसी टाइप की कॉलेज और यूनिवर्सिटी से बाहर निकले होते हैं। लेकिन आप देखोगे तो जो इतनी सारी बुक्स पढ़ी हैं अकॉर्डिंग टू दैट लॉजिक, तो ये सारे लोग इंटेलेक्ट होने चाहिए ना, बहुत इंटेलेक्ट होने चाहिए। अरे यार मान लो तुमने 100 पढ़ी है तो किसी ने 70-80 तो पढ़ी है ना, तुम्हारे साथ का जो कोलीग है। पर ऐसा नहीं हो, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ स्टूपिड एंड डम पीपल। व्हाई? बिकॉज दे हैव रेड सो मेनी बुक्स एंड दे आर वेरी कंफ्यूज्ड इन मेकिंग देयर ओन इंडिपेंडेंट थिंकिंग। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम ही है या फिर जो स्कूलिंग होती है, वही क्या करती है, वो इंफॉर्मेशनल ओवरलोड कर देती है, जिसकी वजह से जो एक फन जर्नी होनी चाहिए थी एजुकेशन की या फिर इंफॉर्मेशन गैदर करने की, वो एक इंफॉर्मेशनल ओवरलोड बन जाती है। वो हमारी एक फन जर्नी से कन्वर्ट होके वो एक तरीके से वर्क बन जाता है,
जिसकी वजह से जो बच्चे थोड़े ही दिन पहले जो पापा को बोल रहे होते थे कि पापा ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, मम्मी ये क्या होता है, कॉलेज में जाते हैं, सॉरी स्कूल में जाते हैं और उन्हें ये क्या होता है, उनके दिमाग में 10 क्वेश्चन होते हैं कि 10 क्या होता है, उनके दिमाग में हजार चीजें थोप दी जाती है। अच्छा बेटा ये पूछ रहे थे, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो। तो वो उस वाई को लेके वाई वाई करने लगते हैं। नॉलेज जो होती है ना वो एंगेजिंग होनी चाहिए, लोग ना पार्टिसिपेट करने चाहिए इस लर्निंग मेथड में। लेकिन क्या होता है आजकल के दिनों में, लोग ना क्यूरियस ही नहीं रहे, क्योंकि उनकी जो क्यूरियोसिटी होती है वो इस इंफॉर्मेशनल ओवरलोड के कारण डेड कर दी जाती है, पहले से ही कर दी जाती है। तो क्यूरियस कहाँ से होंगे, वो कहाँ से नोवल आइडियाज लेके आएंगे। अब इस इंफॉर्मेशनल ओवरलोड की वजह से क्या होता है ना, एंजाइटी आती है, फ्रस्ट्रेशन आती है, रिजेंटफुल भी हो जाते हैं लोग कि भाई दूसरे बंदे के जो कंपटीशन आ जाता है ना, कंपटीशन इज गुड, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि कुछ लोग इनकेपेबल होते हैं कम्पीट करने के, पर उन्हें भी कंपटीशन में धक्के मार के डाल दिया जाता है कि बेटा तू भी आईआईटी की तैयारी कर, तू भी एयर ट्रिपल कर, तू भी यूपीएससी निकाल, समझ रहे हो। तो उससे क्या होता है, उनमें एंजाइटी आती है। एंजाइटी बहुत ही बड़ी चीज है, क्योंकि ना आज की डेट में क्या होता है, एंजाइटी देखना आती कैसी है कि आप ना फ्यूचर के कुछ डिसीजन लेना चाहते हो, बट उस टाइम पे आप इनकेपेबल हो लेने के, या फिर कुछ ऐसा टास्क है जो आपने इतने ही टाइम पे करना है बट आप इनकेपेबल हो रहे हो, या कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस आ जाती है जो आप उस टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो उससे एंजाइटी आती है। इसी तरीके से होता है कि लोगों ने एक बुक पढ़नी है तो पढ़नी है, आज ये चैप्टर लगाना है तो लगाना है, और अनफॉर्चुनेटली अगर वो नहीं लगा पाते या फिर कुछ आइडिया में वो स्टक कर जाते, तो क्या करते हैं, एंजाइटी आ जाती है और वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार मैं आज नहीं पढ़ पाया। इसी तरीके से अगले दिन उन्हें और सिलेबस दे दिया जाता है, अगले दिन उन्हें और चैप्टर पढ़ा दिया जाता है, वो उस चैप्टर को भी नहीं पढ़ पाते हैं, या फिर वो उस चैप्टर को खुद समझ नहीं पाते हैं। फिर वो बैकग्राउंड में चला जाएगा कि मतलब अभी उन्हें एक चैप्टर कंप्लीट करना था, अभी उन्हें दो करना है, जबकि उन्हें एक समझ नहीं आया पर उन्हें दो करना है। इसी तरीके से 3 4 5 हो जाते हैं, तो एक टाइम आता है कि उन्हें 10वें चैप्टर पे पहुंचा दिया जाता है अकॉर्डिंग टू स्कूल्स, बट वो पहले 9 चैप्टर समझे ही नहीं होते हैं। तो इससे क्या होता है, नेक्स्ट जितने भी चैप्टर आते हैं वो समझ ही नहीं पाते, क्योंकि हर बंदे की दिमाग की कैपेसिटी अलग है। उन्हें एक ही सेक्शन में, एक ही क्लास में डालना इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डेंजरस टास्क। और इसका एक और बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है, जो कि इस मेरे जो पूरे जो इसका एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है, और जो ये मेरे पूरा वीडियो है ना, इसका एक तरीके से बोला जाए समरी है, वो ये है कि जो भी हम आइडियाज बुक के थ्रू या फिर इस वर्चुअल वर्ल्ड के थ्रू हम गेन कर लेते हैं ना, उन्हें अपनी मेमोरी में बहुत स्ट्रिक्ट, क्योंकि ये जो एज होती है ना हमारी 16 17 और मे बी 22 23, ये जितनी भी एज होती है जहां पे हमें बुक से ओवरलोड कर दिया जाता है, या फिर 12th के बाद ही जो भी है, तो वो एज हमारी बहुत ही मेमोरी ग्रास्पिंग होती है। और जो अर्ली एजेस में हमारे माइंड में थॉट्स रहते हैं ना, वो लाइफ टाइम ही रहते हैं। फिर हम ना क्या होते हैं, जैसे नए आइडियाज या फिर लाइफ में हम, सपोज हमारे कोई प्रीवियस आइडियाज गलत थे, लेकिन हम नए कंडीशन में आए और नई कंडीशन में देखा और हमने कुछ लर्न किया, अब ये जो नए आइडियाज हैं वो पिछले आइडिया से बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। इसे हम बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। आपके पास 2 सेट ऑफ बिलीव्स है फॉर वन पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या होता है ना, कि अब आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप ये जो आपको 20 साल से पढ़ाया गया है वो आप बिलीव करो, या फिर जो आपको अभी रियल टाइम एक्सपीरियंस हुआ है, 10 मिनट का एक्सपीरियंस है, आप उस पर बिलीव करो। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि जो पहले ही बिलीव थे ना उसी को मानते हैं और उसी को आगे निकल जाते हैं, और हमेशा अपनी लाइफ में गलत ही रहते हैं। इसका एक और बहुत बड़ा रीजन है कि ऐसा समझ सकते हो कि जो बुक्स होती है ना, उनको जब तक आप अपने माइंड में या उनके आइडियाज को एसिमुलेट नहीं कर लेते और उन्हें रियल लाइफ में वैलिडेट नहीं कर लेते ना, तब तक आपकी लाइफ में बहुत बड़े डेंजरस प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। क्योंकि सबसे बड़ी इनकी ड्रॉबैक ये होता है कि लोग खुद तो समझते नहीं है, इनको सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है यार। बुक्स में लिखे हुए सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट में भी आपकी रियल लाइफ से बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, पर आपको सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है यार, और जो कि बहुत बड़ी डेंजरस बात है। इसको ऐसे समझो कि लोग जो होते हैं ना सारा दिन पढ़ते हैं, और वो सारा दिन पढ़ना सबसे गलत बात है, क्योंकि ऐसे समझ लो कि कुछ लोग जो बहुत ही तेज रीडिंग करते हैं ना, वो एक तरीके से ऐसा समझो कि जो बहुत ही फास्ट रीडर होते हैं ना, वो उन थॉट्स को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते हैं, या फिर अपनी मेमोरी में स्टोर ही नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनके माइंड में कंफ्यूजन और डिस्ट्रैक्शन आता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हो कि जो लोग बहुत तेज दौड़ते हैं ना, वो चलना भूल जाते हैं। वही ऐसे ही समझ लो कि जो लोग बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ते हैं, सारा दिन पढ़ते हैं, वो एक अपने नॉर्मल जो थिंकिंग होती है, या फिर चीजों को कैसे समझा जाता है, या फिर चीजों को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, वो चीज भूल जाते हैं। अब इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, वो है डिसप्रपोर्शनल कम्युनिकेशन।
इस कॉन्सेप्ट को भी समझना। क्या होता है, जितने भी ये वर्चुअल वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन होती है ना, उस सेकंड पर्सन से मिली होती है। सपोज किसी यूट्यूबर से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, कोई बंदा ऑनलाइन आपको लेक्चर दे रहा है, आप उससे इंफॉर्मेशन ले रहे हो, या फिर आप क्या कहते हैं वीडियोस देख रहे हो, या फिर आप किसी बुक से इंफॉर्मेशन ले रहे हो, या फिर आप कोई ब्लॉग पढ़ रहे हो, या फिर आप पॉडकास्ट पढ़ रहे हो, या फिर आप कोई न्यूज चैनल देख रहे हो, या फिर आप कोई न्यूज पढ़ रहे हो। तो इसमें क्या होता है, डिसप्रपोर्शनल कम्युनिकेशन है, क्योंकि जो सामने वाला बंदा है ना, वो एक एनोनिमस है, आपको पता भी नहीं है, उसके आगे नाम लिख दिया जाएगा बट आपको पता नहीं है वो कैसा है, या फिर उसकी प्रिजुडाइजेस कैसे हैं, या फिर इसके बायस हैं या नहीं है, ये फिर ये बंदा बीजेपी का है, कांग्रेस का है, कहाँ का है, यू डोंट नो किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलीव करता है। मे बी जो उस बंदे के व्यूज हो बायस्ड भी तो हो सकते हैं, बट अब आपको तो पता नहीं है वो बंदा कौन है, अनोनिमस है आपके लिए, तो आप उसके इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहे हो और आप क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर पा रहे हो, आप एंगेज नहीं कर पा रहे हो, आप जो लिखा है जैसा लिखा आपको वही वैसा पढ़ना पड़ेगा, वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड डिसप्रपोर्शनल कम्युनिकेशन, क्योंकि आपका तो कुछ कॉन्टेक्ट है ही नहीं उस बंदे के साथ। मे बी आपके दिमाग में 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं, लेकिन आप उस बंदे से पूछ नहीं सकते हो। तो इस तरीके से आपके डाउट जनरेट ही नहीं होंगे, क्योंकि आप नेक्स्ट टाइम पूछ ही नहीं पा रहे हो, आप सेम ऑथर को दोबारा रिपीट कर रहे हो, बट यू कैन नॉट आस्क। तो आपके डाउट्स पूछने की जो कैपेसिटी होती है ना, वो खत्म हो जाती है और बिलीव करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब इसकी प्रॉब्लम ये है ना कि जितनी भी बुक्स हैं भाई साहब, वो हमारे पढ़ने के लिए नहीं है। सारी बुक्स हमें नहीं पढ़नी है। जो इन्फॉर्मेशन हम इजीली गूगल कर सकते हैं, वो हमें बुक से क्यों पढ़ें? जो इन्फॉर्मेशन हम इजीली रियल लाइफ डील करके ले सकते हैं, वो हम बुक से क्यों लें? समझने की बात है ना। प्रॉब्लम ये है कि हम सब पढ़ते नहीं है, हम रट्टा लगाते हैं, या फिर हम अपनी मेमोरी में वो चीजों को एज इट इज डालते हैं विदाउट आस्किंग और विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट। हम स्केप्टिकल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम जो दिया है वही पढ़ लेते हैं। क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा जो होता है ना कारण, हमारा एजुकेशन सिस्टम ही है यार। हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत स्टूपिड तरीके से डिजाइन किया गया है, जिससे क्या होता है कि हम सिर्फ पढ़ते किस लिए, ग्रेड लाने के लिए, या फिर हम अच्छे मार्क्स, या फिर ए ग्रेड, बी ग्रेड, ए प्लस जो होता है ना, वो लाने के लिए पढ़ते हैं। और अगले दिन क्या करते हैं, एग्जाम तक हमने पढ़ना होता है, उसके बाद वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमने गवा देनी है। उसकी में भी 2-4% हम अगले अगले सेमेस्टर तक याद रखें, बट बाकी सारी की सारी हमने भूल जानी है। फिर क्या करना है, उस सारी मेमोरी को क्लियर करना है, जैसे हिस्ट्री डिलीट करते हैं वैसे क्लियर करना है, और उसके बाद फिर दोबारा से नई मेमोरी डालनी है, नया सेमेस्टर आना है, फिर पढ़ना है, फिर पासिंग मार्क्स तक पढ़ना है, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन गायब। और ये साइकिल चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। इससे क्या होता है कि हमारी ना मेमोरी शॉर्ट स्पैम के लिए ही बन पाती है, लॉन्ग टर्म के लिए हम अपनी मेमोरी को बना ही नहीं पाते। अब इसका वही है कि स्कूलिंग सिस्टम ही हमारा बहुत खराब है। और एक बात समझ लो कि मैं एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूं, मैं जिस वे में तुम एजुकेशन गेन करते हो ना, मैं उस वे और उस मेथड के खिलाफ हूं। क्योंकि यार एक बंदा चार दीवारी में कितना कुछ सीख लेगा यार, वो जब तक नेचर में निकलेगा ही नहीं, तो वो कैसे सीख लेगा? इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। फियर, सपोज आपको किसी को फियर, किसी टीचर ने आपको फियर का ना समझाना है कि फियर क्या होता है। मैं भी आपको कुछ भी बोल सकता हूँ कि यार ऐसे ये होता है फियर, कि भाई जैसे इस कंडीशन में हम होते हैं और हमारे दिमाग ऐसे कप कपी सी आने लगती है, हमें लगता है कि कुछ गलत हो जाएगा, दैट इज फियर। या कुछ भी तुम डेफिनेशन ले सकते हो यार फियर की। लेकिन क्या होता है, ये बुक से आती है। रियल लाइफ कैसे फियर आप फील करोगे? पहले के जमाने में जो लोग होते थे ना, सो कॉल्ड अर्ली ह्यूमंस, वो क्या करते थे, शिकार करने जाते थे, घुड़सवारी करते थे, कुछ भी करते थे, और उनके सामने टाइगर आ जाते थे, 2-3 टाइगर आ गए और बंदा एक ही है। उस बंदे ने फील किया फियर, कि फियर क्या होता है, जब उसके कप कपी उठ जाएगी ना पूरी बॉडी से, और एकदम उसको एक ट्रिगर आएगा माइंड में, दिस इज फियर, यार अब तो मैं गया, दैट इज फियर। वो एक्सपीरियंस जो लेगा ना, और जो तुम बुक से एक्सपीरियंस ले रहे हो ना, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो इसी तरीके से होता है विनिंग इंस्टिंक्ट। जो विनिंग इंस्टिंक्ट है, वो जाते हैं वहां पे, शिकार करके आते हैं और वो जीतते हैं, और जो रियल टाइम खुशी मिलती है ना, वो तुम्हारे एग्जाम में पास होने से, या फिर तुम्हारे घर की या किसी बुक के किसी क्वेश्चन को सोल्व करने से जो विनिंग की खुशी मिलती है ना, वो उससे 1000 गुना ज्यादा बड़ी है। और उससे वो कभी नहीं भूल पाएंगे, लेकिन आप उस खुशी को 2 दिन में ही भूल जाओगे, एक क्योंकि वो खुशी तो एक सेकेंडरी फॉर्म में आई है, ध्यान रखना, या फिर उस हैप्पीनेस का एक लोएस्ट वर्जन मिला है आपको। तो बेसिकली तुम ये समझ सकते हो, जो बुक्स की या फिर एजुकेशन सिस्टम की हमें हैबिट लगाई जाती है, वो हमें 9 to 5 जॉब के लिए ही प्रिपेयर कर रहे होते हैं, दैट्स इट। क्योंकि ये जो स्कूलिंग सिस्टम था ना, आपने देखा होगा पुराने जमाने में इंडियन स्कूल्स में क्या होता था, यहाँ पे ना बेल लगी होती थी एक बहुत बड़ी। तो ये बेल का जो कॉन्सेप्ट था ना, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही स्टार्ट हुआ है। और लोग क्या करते थे, जो कि यूरोप में थे, उन्होंने ये फैक्ट्री वर्कर्स के लिए स्कूल खोल रखे थे, और उनके बच्चों को एजुकेट करने के लिए
एक रो में टेबल लगाना, टाइम पे उठना, टाइम पे जाना, और जो 12 बजे या 1 बजे जो बेल बजती थी ना, वो उन फैक्ट्री वर्कर्स के लिए ही बजती थी। लेकिन क्या किया, उस पूरे सिस्टम को इन्होंने क्या किया, पूरी दुनिया में ही चला दिया। और लोग बहुत अच्छे, बहुत सारे लोगों ने इसका अपोज किया स्टार्टिंग में, बट क्या करें कि कैपिटलाइजेशन हुआ और मजदूरों की या फिर सर्वेंट की बहुत ज्यादा डिमांड्स थी, और इन्होंने इस स्कूलिंग सिस्टम को बहुत बड़े लेवल पे बना दी, जिससे क्या हो रहा है कि लोग इस ट्रैप में फंस चुके हैं। और ये एक बहुत ही रॉन्ग मेथड है। जो रियल एजुकेशन होती है, जो रियल नॉलेज होती है ना, वो आपको एक्सपीरियंस से आएगी, आपको उस कॉन्सेप्ट के साथ एंगेज होने से आएगी, आपको उस कॉन्सेप्ट में ना बहुत ज्यादा डीपली जाना पड़ेगा, तब आपको रियल एजुकेशन मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। थैंक्स।